Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, in the last lecture we have studied the Newton's first law of motion. Now today our topic is Newton's second law of motion. Let me first give a statement of this law. It states that rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the body, and the change will take place in the direction of the applied force. मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं इसको तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो ये स्टेट करता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज dp बाय dt. दैट मीन्स मोमेंट जो चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. यहां पे भी मैंने यूज किया वर्ड मोमेंटम. लेट अस डिस्कस फर्स्ट व्हाट दिस मोमेंटम मीन्स. मोमेंटम 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है. सिंपली मोमेंटम रिप्रेजेंट बाय स्मॉल p इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी. इन सिंपल टर्म्स ये जो मोमेंटम होता है वो सिंपली प्रोडक्ट होता है मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी, दैट इज m into v, और दैट इज p इज इक्वल टू mv. अब बेटा ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों से देख सकते हैं. इसका मतलब है कि मोमेंटम जो है वो चेंज होता है विथ चेंजिंग इन मास, वो चेंज होता है विथ चेंज इन वेलोसिटी, वो चेंज होता है विथ चेंज इन बोथ मास एंड वेलोसिटी. दैट मीन्स ये तीन कंडीशंस है चेंज इन मोमेंटम के लिए. इधर द मास इज चेंजिंग or the velocity is changing, or both mass and velocity is changing. When both of these are changing, that means movement is occurring there. तो बेटा थोड़ा एग्जांपल देता हूं जिससे मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूं इस मोमेंटम को. फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है, दो बॉडीज है हमारे पास से, वी हैव टू बॉडीज, ए साइकिल एंड अ ट्रक. दोनों का डिफरेंट मास है. तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा तो नेचुरली उसका मोमेंटम ज्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको. तो अगर ट्रक लेता हूं तो ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द साइकिल. सिमिलरली एक वेलोसिटी जो है, जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होती है तो उस बॉडी की मोमेंटम ज्यादा होती है. वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगी. तो आप बेटा यहाँ पे इतना ही याद रखो, जो P है मोमेंटम जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ये यूज हम करते हैं इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ जो एक्सप्लेन ही करता है, स्टेटमेंट ही ये देता है कि फोर्स जो है, फोर्स अप्लाइड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम. दैट मीन्स मोमेंटम जो है खुद किससे बना है, मास और वेलोसिटी का है. तो चेंज इन मास और चेंज इन वेलोसिटी विल रिजल्ट इन चेंज इन मोमेंटम. When there is change in momentum, that means force is exerted on a body. So let us proceed to our topic, that is second law of motion. तो second law of motion जो हमें बोलता है वो बोलता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम का. आप लोगों ने अब तक 9th क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि फोर्स जो होता है सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन में जो फोर्स बताता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर. F is equal to m into a. यहां हम मैक्सिमम कैलकुलेशन जो करते हैं वो F is equal to m a पे ही करते हैं. बट दिस F is equal to m a is not the second law of motion. This is not the second law of motion. It is only the condition of the second law of motion. जैसे कि सेकंड लॉ में जो किसी भी जगह आप नहीं देख सकते हो कि मास जो है वो कांस्टेंट है. क्या मैंने अपने स्टेटमेंट में किसी जगह पे आपको ये लिखाया कि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है या मास जो है वो हर वक्त कांस्टेंट होता है? नहीं, बल्कि ये क्या स्टेट करता है दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी. मास की तो कोई जिक्र ही नहीं हुई है. दैट मीन्स मास जो है वो पता है कि रिलेट होता है मोमेंटम के साथ. मोमेंटम चेंज तब होगा जब मास चेंज होगा या वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. दैट मीन्स मास इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट. सो दिस इज ओनली ए पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन.
Let us first derive this expression from the Newton's second law of motion, that is F is equal to ma. For example, say a body of mass m and a force is exerted on this body. The body will move in the direction of the force. Let u be the initial velocity of the body. The body, after exerting some sort of force, will move. Say it moves from one point to another point with mass m, taking mass as constant, and the final velocity is v. From moving one point to another point, the body covers a sort of distance, some certain distance. Say, let t be the time taken by this body to cover this distance. Let t be the time. Now, here we have two momentums. That's initial momentum and the final momentum. Here, initial momentum, that is Ti is equal to mu, mass into, according to momentum की definition, mass into velocity, that's mu, and final momentum Pf is equal to mv. Now, according to Newton's second law of motion, F is equal to del P by del T. Now, del P means change in momentum. That is, F is equal to del P, change in momentum, that is final momentum minus initial momentum divided by del T, or time taken. Or we can say T. Now, here I use the term K, constant term, that's proportionality, constant of proportionality. Here, K is equal to constant of proportionality. Now, we'll proceed. F is equal to K into this final momentum, that is mv. पर्टिकुलर वैल्यू देंगे जो हमने कैलकुलेट किया, दैट्स mv माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट्स mu डिवाइडेड बाय t, टाइम टेकन, विच इज इक्वल टू f इज इक्वल टू k. यहाँ पे जो है मैस जो है कांस्टेंट है, हमने मैस कांस्टेंट रखा, बॉडी का मैस कांस्टेंट रखा, तो m कॉमन निकलेगा. यह बनता है v माइनस यू डिवाइडेड बाय t. ये v माइनस यू डिवाइड बाई टी 9th में आपने पढ़ा है, दैट्स एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, विच इंप्लाइज दैट्स f इज इक्वल टू km into a, और दिस k इज कांस्टेंट, तो हम शॉर्ट में f इज इक्वल टू ma भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी डिराइव फ्रॉम द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. मैं कहता हूं कि ये न्यूटन सेकंड लॉ से जो हमने डिराइव एक्सप्रेशन किया F इज इक्वल टू ma, दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ, बट इट इज ओनली वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ. एक सिंपल कंडीशन है जिसमें मैस जो है वो कांस्टेंट रहता है. अदरवाइज दिस विल नॉट एक्सप्लेन द होल न्यूटन सेकंड लॉ. दिस सिंपली वन ऑफ द कंडीशन जहां पे मैस कांस्टेंट रहता है. हम लोगों ने ऑलरेडी मोमेंटम में पढ़ा है कि जो मोमेंटम है वो चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन मास ऑफ द बॉडी, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और ड्यू टू चेंज इन बोथ मास एंड वेलोसिटी. दैट मीन्स फोर्स जो है बॉडी पे एक्सर्ट हो सकता है, चेंज इन मोमेंटम जो है वो उस वक्त भी हो सकता है जिस वक्त मास जो है वो चेंज हो जाएगा. लेट मी एक्सप्लेन दिस कंडीशन बाय टू एग्जाम्पल्स हियर. एग्जाम्पल से कोशिश करता हूं आपको समझाने की. F is equal to ma, F is equal to ma, कि ये कब ये कंडीशन हो सकती है. ये तब हो सकती है जब मैस जो है वो चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक रैकेट है, एक रैकेट में हम फ्यूल यूज करते हैं. फ्यूल जो है, फ्यूल का मैस होता है, यह फ्यूल बर्न की होने की वजह से वहां पे एग्जॉस्ट गैस निकलते हैं, जिसकी वजह से रॉकेट जो है वो ऊपर चला जाता है. तो
दैट मीन्स विद द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल mass is decreasing, mass जो है वो डिक्रीज हो रहा है यहां पे जो है, लेकिन स्टिल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, बट इट इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन मैस। यहां पे तो मैस कांस्टेंट नहीं रहा, दैट मीन्स फोर्स भी एक्सर्ट हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ दिस एफ इज कॉल्ड ma, जो इसके अपोजिट है। तो यहां पे जो मैस कांस्टेंट रहता था, लेकिन यहां पे मैस कांस्टेंट ही नहीं रहा, तो मैस वेरी हो गया। तो एक कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल दूसरी कंडीशन जो है, से अ बॉडी ऑफ वेलोसिटी v, एक बॉडी की वेलोसिटी v है, लेकिन उस बॉडी की वेलोसिटी अगर नियरर टू द वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट और द वेलोसिटी ऑफ द लाइट और स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर हो जाए और कंपेरेबल नियरर टू द स्पीड ऑफ द लाइट हो जाएगी, तो उस वक्त उस बॉडी का जो मैस है वो स्लाइटली एनहांस होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, जब एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इतनी होगी, या तो नियरर होगी या तो तकरीबन बराबर हो जाएगी स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर, तो उस वक्त जो है वो मैस उसका जो है वो स्लाइटली इंक्रीज होता है। इसके लिए जो है आइंस्टाइन ने थोड़ा रिलेटिविटी में बताया था, एक डेरिवेशन दी थी। उसने कहा कि एक बॉडी का जो मैस होता है, जब बॉडी जो है मूवमेंट में वेलोसिटी होगी उसकी, जब वो मोशन में होती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो तकरीबन नजदीक हो जाएगी स्पीड ऑफ द लाइट के। तो उस वक्त जो उस बॉडी का तो मैस है वो स्लाइटली एनहांस होता है। वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। से m इज द मैस ऑफ द बॉडी, न्यू मैस ऑफ द बॉडी, एंड m0 और mo इज द मैस ऑफ द बॉडी एट रेस्ट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन से ये हमें आइंस्टाइन ने एक्सप्रेशन दी कि कहा कि ये मैस जो है वो स्लाइटली एनहांस होता है कब, जब एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो नियरर चली जाती है टू द स्पीड ऑफ द लाइट। तो इन कंडीशनों में मैस वेरी होता है, दैट मीन्स मैस कांस्टेंट नहीं रहता है, तो उस वक्त F इज इक्वल टू ma नहीं फॉलो हो जाएगी। तो उसका मतलब है ये कंडीशन इट सिंपली वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इट डज नॉट wholly explain the Newton's second law of motion, but it is simply one of the condition of the Newton's second law of motion. अब मसला क्या है, ये कंडीशन जो है F is equal to ma, ये तकरीबन 95% में पाया जाता है। 95% कैलकुलेशन में हमें मैस कांस्टेंट होता है। या डे टू डे लाइफ में जो कोई भी चीजें जो होती हैं जो मोशन में होती हैं, तो उस वक्त जो है मैस जो है वो कांस्टेंट होता है। खाली 5% कंडीशंस में जो मैस है वो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी 2 एग्जांपल आपको दी थी, तो इन एग्जांपल ये जो एग्जांपल्स हैं ये खाली 5% है, ये 5% है खाली। दैट मीन्स जब ये 95% कंडीशंस अप्लाई होते हैं तो उसकी वजह से हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो ज्यादा फॉलो करते हैं इसी चीज से, इसी कंडीशन से, दैट्स F इज इक्वल टू ma। तो बेटा यहाँ पे हमें ये चीजें क्लियर हो गई कि ये F इज इक्वल टू ma जो है वो पूरी तरह से 100% एक्सप्लेन नहीं करता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, बल्कि सिंपली ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जो 95% न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा जो 5% है वो उस वक्त फॉलो होता है जिस वक्त मैस जो है वो वेरी होता है, तो उस वक्त मोमेंटम चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन मैस ऑफ द बॉडी। तो बेटा अब ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जब ये F इज इक्वल टू ma, ये F इज इक्वल टू ma क्लियरली हमें 100% नहीं बताता है कि ये पर्टिकुलर एक्सप्लेन नहीं करता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फार्मूला होनी चाहिए जिसकी वजह से अगर वेरी भी हो जाएगा मैस तो फिर भी वो कंडीशन फॉलो करता होगा। अगर मैस कांस्टेंट भी रहेगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए, रिजल्ट हमेशा करेक्ट आना चाहिए, वेदर द मैस इज चेंजिंग और वेदर द मैस इज नॉट चेंजिंग। दोनों कंडीशनों में हमें एक फोर्स का जो वैल्यू है वो
परफेक्ट निकलना चाहे बाय अप्लाइंग दैट फार्मूला, तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, दैट इज सिंपली द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, which fully explains all the conditions of the Newton's second law of motion. So let me explain this differential form of the Newton's second law of motion. Differential form of Newton's second law of motion. तो बेटा सिंपली ये क्या कहता है, हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो सिंपली कहता है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt, दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम लोगों को ये भी पता है जो चेंज इन मोमेंटम जो है वो बराबर होता है m into v, दैट इज t mv by dt. Now here we use the product rule of differentiation, that is f is equal to m dv by dt plus v dm by dt। तो ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की, ये सारी कंडीशंस फॉलो करते हैं और फुली एक्सप्लेन करता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा इस डिफरेंशियल को। से a body is having a constant mass is not changing, when mass is not changing, m is constant, then differentiation of a constant term is zero। जो ये सारी सेकंड टर्म जो है ये जीरो बन जाएगी, that means velocity is changing which results in change in momentum, तो उस वक्त which results in force, तो चेंज इन मोमेंटम जो है खाली ये सेटअप जो है ये वाली टर्म जो है स्टैंड रहेगी, तो हमें रिजल्ट आएगा फाइनल फोर्स में। फोर्स क्या है, फोर्स कितना है। अब अगर मास वेरी हो रहा है, वेलोसिटी वेरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मोमेंटम हो रहा है, momentum simply is the product of mass and velocity, that is which results in a change in mass or which occurs due to the change in velocity। दोनों में किसी भी चीज की वेरी होने से जो है मोमेंटम होता है। अगर अब मास वेरी हो रहा है तो ये वाला जीरो बन जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू आएगा which will give us the result of the force। तो ये है वो स्टैंडर्ड फॉर्म एक जो हमें फुली एक्सप्लेन कर सकता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये F इज इक्वल टू ma जो है ये 95% कंडीशंस को एक्सप्लेन कर सकता है। तो जिसकी वजह से अब डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम जो है प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम इसी F इज इक्वल टू ma से ही सॉल्व करते हैं, F इज इक्वल टू ma से ही सॉल्व करते हैं। नाउ we will see different numerical problems about this Newton's second law of motion। For example, एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, तो इस बॉडी में जो है ये बॉडी जो है ग्राउंड पे चल रही है और एक्सेलरेशन जो है वो 5 है। अब इस बॉडी में बहुत सारे फोर्स एक्सर्ट होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो हमें लेकिन कैलकुलेट करना है फोर्स कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कि F कितना है। मास है, एक्सेलरेशन दिया है, लेकिन बहुत सारे फोर्स एक्सर्ट होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का mg, और इसका अगेंस्ट जो है न्यूट्रल फोर्स होता है n। ये mg जो होता है वो बराबर होता है इस n न्यूट्रल फोर्स के बराबर होता है। तो ये दो कैंसिल करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, नेट फोर्स जो है वो F हो रहेगा यहाँ पे। नाउ F इज इक्वल टू m into a, दैट्स 5 into 5 which is equal to F is equal to 25 न्यूटन। तो यहाँ पे ये सिंपल सी प्रॉब्लम है जो हमने यहाँ पे सॉल्व की, तो हमें फोर्स जो है वो 25 न्यूटन निकला। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।